बच्चों, अध्याय 11 चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। भूगोल का हिस्सा है बच्चों। सबसे पहले तो देखो, ऐसा है कि आपको जो चैप्टर का नाम है उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। विनिर्माण, ठीक है। निर्माण तो आप जानते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं तो निर्माण होता है उसका, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब अपन कृषि करते हैं, ठीक है, या खनन क्रियाएं करते हैं। खनन क्रिया मैंने आपको पहले भी बताया है, ज़मीन पे गहराई तक खोद करके जो खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं उनको खनन क्रिया कहते हैं। तो चाहे तो कृषि के द्वारा जो हमको खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं या औद्योगिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, या खनन क्रियाओं के द्वारा जो हमको पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। तो जो हमको चीज़ें मिली हैं उनके जो रासायनिक और भौतिक गुण हैं उनको मानव उपयोग के लिए उनमें परिवर्तन करके और जो क्रिया की जाती है, जैसे मूल्य प्राप्त किया जाता है, उस क्रिया को उद्योग कहते हैं। अब ये तो हो गई एक किताबी भाषा। अब इसको अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो बच्चों, ये जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होती है वो 3 क्षेत्रकों पे डिपेंड होती है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में जो प्रकृति से प्राप्त चीज़ें होती हैं हमको, जैसे सूर्य है, वर्षा है, तापमान है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो हम कृषि करके, कृषि भी क्या है, प्राकृतिक क्रिया है, मतलब फसल जो हमको मिलती है ज़मीन से, भूमि से। तो जो हमको ओरिजिनल रूप में, प्राकृतिक रूप में जो चीज़ें मिलती हैं, प्रकृति प्रदत्त अपन इसको चीज़ें कहते हैं, ठीक है। उसमें वन भी आ जाते हैं, खनिज पदार्थ भी आ जाते हैं जो अपने मूल रूप में हमको मिल जाते हैं। तो ये तो आ जाती हैं क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में। अब इन चीज़ों को हम जब नया रूप देते हैं तो वो जाती हैं द्वितीय क्षेत्र। जैसे हमने देखा कि किसान ने फसल उगाई कपास की। अब कपास जाएगा उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, अपन कह सकते हैं मिलों में। तो वहाँ उस कपास से क्या बनेगा, सूती वस्त्र का निर्माण होगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ जो पहले हमको मिल चुकी है उसी को हमने क्या कर दिया, रूप परिवर्तित कर दिया। गन्ना उगाया, गन्ने से क्या हो गई, चीनी हो गई, इस तरह से। तो यहाँ पे कृषि या खनन क्रियाओं के द्वारा जो प्राप्त पदार्थ होते हैं उनके रासायनिक भौतिक गुणों को मानव के उपयोग के लिए जब बदल दिया जाता है इसके रूप को, तो उसको कहते हैं उद्योग। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण करना। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो बेस होता है, आधार, उसमें उद्योग का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये जो क्रियाएँ जहाँ होती हैं उसके लिए देखिए, एक तो स्थान की ज़रूरत पड़ती है और बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत भी पड़ती है। कई उद्योग ऐसे होते हैं, उद्योगों के प्रकार में छोटी क्लास में पढ़े होंगे, छोटे उद्योग भी होते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, भारी उद्योग। तो ये सब उद्योग जो है एक अर्थव्यवस्था में जो है एक आधार स्तंभ होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक तो देखिए चीज़ों का निर्माण हो रहा है, लोगों को इतना ज़्यादा रोज़गार वहाँ मिल रहा है, अर्थव्यवस्था को क्या मिल रही है, इससे गति मिल रही है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ जुड़ी है। व्यापार बढ़ रहा है, पर्यटन भी बढ़ रहा है, आर्थिक घटकों का विकास भी हो रहा है, ठीक है। तो भारत में ये अपना जो है अर्थव्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा योगदान है उद्योगों का, ठीक है। अब अपन आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। यहाँ दिया है कि भारत में उद्योगों के साक्ष्य, मतलब भारत में प्राचीन काल में भी उद्योग थे, मतलब पुराने समय में भी चीज़ें बनाई जाती थीं। इसका साक्ष्य ने सबूत कहाँ मिला है, जब सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई की गई तो उसमें जो चीज़ें मिली उत्खनन में, उसमें सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन या कांसे की मूर्तियाँ या और कुछ जो चीज़ों का वहाँ पे जो खोजा गया, तो उससे ये पता चला कि शायद ऐसा कुछ वहाँ पर पहले निर्माण कार्य हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक ही। तो यहाँ पे बच्चों अपना क्वेश्चन आ रहा है कि प्राचीन काल में से कौन से अपन कह सकते हैं साक्ष्य हैं जिससे हम कह सकते हैं कि भारत में प्राचीन काल में भी उद्योग जो थे वो चलाए जाते थे। तो एक तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें मिली। दूसरा, आपने कुतुब मीनार देखी होगी, फ़ोटो में देख लो या कहीं किसी ने जाके भी देखी होगी वहाँ। तो कुतुब मीनार के पास एक बहुत बड़ा लौह स्तंभ है, देखा ही होगा आपने, छोटी क्लास में देखा होगा। लौह स्तंभ जो है ये इस बात का प्रमाण है कि अपने आप बहुत उत्कृष्ट कोटि का लोहा जो है वो मिलता था,
तो इतना बड़ा स्तंभ का निर्माण हुआ, उसमें आज तक जंग नहीं लगी। तो ये भी क्या है, प्राचीन काल में औद्योगिक विकास का द्योतक है। तो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो विकसित थे, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। ये तो हम जो गुलामी की अवस्था में पहुँचे अंग्रेज़ों के द्वारा, वो अंग्रेज़ों ने जो हमारा दमन किया और हमारे सारे उद्योगों को नष्ट कर दिया, उससे हमारी स्थिति जो थी बीच में जो है नष्ट होने की स्थिति में आ गई थी। तो किसी भी देश के औद्योगिक विकास में जो है उसमें उद्योगों का बड़ा योगदान है, क्योंकि उद्योगों के आधार पर उस देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। अगर अपन कहते हैं हम विकासशील देशों में आते हैं, तो विकसित देश जो हैं जैसे अमेरिका है, रूस है, या ब्रिटेन है, या अन्य यूरोपीय देश हैं, जापान है, या एशिया में, तो ये भी सब क्या हैं, बड़े बड़े औद्योगिक राष्ट्र हैं। ठीक है। और इसमें उद्योगों में संसाधन, मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं उनका रूपांतरण होता है, मतलब उनको बदल दिया जाता है, फिर उनके क्या हो जाती है, इससे मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जिन उद्योगों में या जिन प्रदेशों में उद्योगों की कमी पाई जाती है, तो उनका माल भी क्या होता है, कच्चा माल जो सस्ती दरों पे वो निर्यात कर पाते हैं। ठीक है। और जो अच्छे दो देश होते हैं जहाँ पे औद्योगिक दृष्टि से उनकी अच्छी स्थिति है, वो कच्चे माल को और रूप बदल करके या अच्छे रूप में उसको बहुत ज़्यादा मूल्यवर्धन उनकी हो जाती है, मतलब अच्छा पैसा उसका मिल जाता है और वो अच्छी आय को भी प्राप्त करते हैं। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे आते हैं भारत में। ये तो पुरानी बात होगी, भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ कब हुआ। देखिए इसमें आपको आपकी बुक भी आप साथ में रखा कीजिए जब पढ़ते हैं। क्योंकि कई बच्चों के पास क्या पुराने जो है वर्जन वाली किताब है, पुराना जो संस्करण है वो है, तो नए का आपको थोड़ा सा इससे भी ऐड होगा ताकि आप अपने इसमें चेंज भी कर सकें। सबसे पहले जो है सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1818 में मानी जाती है कोलकाता के पास। पर कई बार क्या होती है कि उद्योग स्थापित हो जाते हैं पर उनको सफलता नहीं मिलती। तो हम ये मान सकते हैं कि 1854 में सूती वस्त्र के मुंबई में कारखाने जो खुले, यहाँ से हम कह सकते हैं कि शुरुआत सफलता से हुई। ये सब क्वेश्चन है बच्चों। सूती वस्त्र का सबसे पहले कारखाना कहाँ लगा और कब लगा? मुंबई में। ऐसे ही कोलकाता में भी रिचड़ा के पास जूट उद्योग की स्थापना हुई। तो यहाँ पर जहाँ पर भी अब एक बात ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन बनता है कि जिन क्षेत्रों में भी किसी उद्योग का विकास हुआ है तो उसके पीछे वहाँ पर बहुत सारे कारक होते हैं। एक तो भूमि, ठीक है, फिर वहाँ पे जल की उपलब्धता, कहीं कहीं तापमान भी मायने रखता है, खनिज उत्पादन वहाँ कैसे मिल रहे हैं, कृषि उत्पाद की स्थिति क्या है, श्रमिक कैसे हैं, वहाँ सस्ता श्रम मिलना, परिवहन की क्या व्यवस्था है, संचार की क्या व्यवस्था है, ठीक है, उस देश की नीतियाँ कैसी हैं उद्योगों के प्रति। ये सब चीज़ें किसी भी उद्योग को विकसित होने में बहुत सहायक होती हैं। और अगर यहाँ पे ये सब कंडीशन जो होती हैं अगर समर्थन में होती हैं तो वहाँ पे औद्योगिक विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती। तो भारत ने भी क्या किया, स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में जो है इसका विकास करने का प्रयास किया उद्योगों का। अब अगला जो अपना देखिए क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ अंडरलाइन भी कर लेना आप अपनी बुक में। स्वतंत्रता के बाद 1948 में यहाँ देखिए क्वेश्चन बनता है, पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई? तो आंसर आएगा 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई। ठीक है। अब इसमें किन चीज़ों पे बल दिया गया औद्योगिक नीति में, ये पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला, प्रादेशिक असंतुलन को कम करते हुए नए रोजगार परक कार्य करना। दूसरा, कृषि और निर्यात आधारित उद्योगों के विकास पे बल देना। कच्चे माल, इस पे जो है विकास करना, इसका कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल की उपलब्धता हो। तकनीक में अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने के प्रयास। साथ ही उत्तम श्रेणी का माल बने, कम लागत लगे, ऐसा निर्माण करने का लक्ष्य जो था वो रखा गया। और जो योजना आयोग था उसने भी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। और फिर योजना आयोग ने ही पंचवर्षीय योजनाओं में ये निम्न उद्योगों का विकास करने का जो है रास्ता सुझाया, जिसमें लौह इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज़ और चीनी। तो इन्हीं का वर्णन बच्चों अपने इस चैप्टर में आएगा। तो क्रमशः अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है भारत में लौह इस्पात उद्योग। देखो लौह इस्पात उद्योग बच्चों, इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है।
क्योंकि इससे अन्य उद्योगों को आधार मिलता है। ये विकास की जननी है उद्योगों की। आप कोई भी उद्योग में देख ले, बिना लोहे के तो काम होगा ही नहीं। जो भी मशीनें हैं या जो भी सामान बन रहा है, ठीक है, उसमें लोहे का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहते हैं सबसे पहले तमिलनाडु में पोर्टोनोवा नामक स्थान है, वहाँ पर लौह उद्योग की स्थापना हुई। और जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था उद्योगों की स्थापना में कि शुरुआत में कई बार असफलता भी मिलती है, फिर बाद में धीरे धीरे सफलता मिलती है। तो टाटा कंपनी आपको मालूम ही है, तो उनके जो हेड थे जमशेदजी टाटा, इन्होंने सबसे पहले जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील, जिसका शॉर्ट फॉर्म आएगा बच्चों टिस्को। ये नीचे आप देखो एक सारणी दिख रही है, टिस्को, इसको, विस्को, दिख रहा है आपको। ये भारत से सारे लोहा इस्पात की इकाइयाँ हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये अपने मैप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले कंपनी जो बनी टिस्को की 1907 में, फिर 1919 में बनपुर यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद मैसूर में, फिर इसके बाद 1923 में भद्रावती कर्नाटक में, यहाँ पर लोहे के जो है कारखाने, इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। फिर बाद में क्या किया गया, कुल्टी और हीरापुर, जो आप देखो इसमें देख रहे हो सारणी में, इन दोनों को मिला करके और किस में मिला लिया गया, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिया गया। तो एक तरह से अपन मान लें कि 20वीं सदी की शुरुआत में लोह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। फिर देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं में हमने कुछ विदेशी सहयोग से लोह इस्पात उद्योग की स्थापना की। ये जरूर याद कर लेना बच्चों, क्वेश्चन आते हैं। ब्रिटेन के सहयोग से तो हुआ कारखाना स्थापित कहाँ, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ, दुर्गापुर में। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। और रूस के सहयोग से भिलाई, ये भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। शुरू में इनकी क्षमता भी कम थी, 10 लाख टन, बाद में इनकी क्षमता भी बढ़ा दी गई। शुरुआती बात है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में उद्योग स्थापित किया गया। बोकारो बहुत जाना पहचाना नाम है, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग जो था स्थापित किया गया। अब फिर यहाँ देखो एक नाम आ रहा है सेल, SAIL। सेल है, वो सेल नहीं बच्चों जो अपन कपड़ों की सेल लगती, वो नहीं। यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ठीक है, जो सभी लौह उद्योग से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों का काम संभालता है। और इसने 3 कारखाने और शामिल हुए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु में और विजयनगर कर्नाटक। ये सारे मैप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये उद्योग जो है लौह उद्योग कच्चे माल पे, सस्ते परिवहन पे स्थापित। अभी मैंने जो बात की कि किसी उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ की भूमि, परिवहन के साधन, संचार के साधन, वहाँ का सस्ता श्रम, फिर बाज़ार की निकटता, कच्चा माल, ठीक है ना। तो ऐसे तमाम परिस्थितियाँ जो होती हैं वो अगर सहायक होती हैं तो वहाँ पे उस उद्योग के विकसित होने की मतलब ज़्यादा संभावना होती है। और अगर कच्चा माल निकटता है, उपलब्ध है, ठीक है, तो जैसे इसमें दिया है कि इसकी स्थापना कच्चे माल मतलब लोहा इस्पात के लिए, और लोहा या कच्चा माल है, कोयला, मैग्नीज, परिवहन के साधन, ये अगर खदानों के पास में होते हैं तो वहाँ पे इकाइयाँ ज़्यादा स्थापित हो जाती हैं। तो भारत जो है विश्व में कच्चे लोहे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक 2015 में माना गया। फिर यहाँ पे एक और आता है, भारत कौन से आयरन का सबसे बड़ा उत्पादन, मतलब कौन सा लोहा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे नाम दिया है DRI, डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन। तो भारत जो है अमेरिका, मतलब चीन अमेरिका के बाद इस्पात का तैयार करने वाला सबसे, मतलब तैयार इस्पात का जो उपभोग भी कर रहा है वो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। और GDP में इसका 2% योगदान तो ही, और 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इस यहाँ पर कार्यरत हैं, मतलब इनको रोज़गार मिला हुआ है। तो ये तो बच्चों बात हो गई अपने लोह इस्पात की, ठीक है। तो इसमें हमने जो खास देखा, आधुनिक उद्योग की कब आरंभ स्थापना हुई, फिर विदेशों के सहयोग से कौन से क्षेत्रों की स्थापना हुई, ठीक है, फिर पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या उद्देश्य रखे गए, फिर हमारे यहाँ टिस्को, इसको, विस्को का क्या रोल है, सेल क्या है, किसी भी क्षेत्र में कोई उद्योग की स्थापना होनी है तो उसके लिए महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं। तो ये सब अपना आ गया लोहे में, ठीक है। अब अपन आते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं। अभी अपन ने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र उद्योग के निर्माण हुए हैं, ऐसा प्रमाण मिला है। और रोज़गार की दृष्टि में भी ये देश में प्रथम है, चीन के बाद
विश्व में दूसरा स्थान। तो इसमें भी सबसे बड़ा जो कारखाना 1818 में कोलकाता में। तो अभी अपन ने जो बात की, सबसे पहली मिल जो 1854 में मुंबई में कवासजी डावर कंपनी आपको मालूम ही है, पर ये डावर नाम से है इनका, कवासजी डावर, इनके द्वारा यहाँ पर पहली भारतीय सूती मिल जो है वो स्थापित की गई, जिसमें उत्पादन में 1856 से 2 साल बाद शुरू हुआ और अब तक तो बहुत ज़्यादा जो स्थिति है इसकी हो गई है। और घरेलू उद्योग में, सकल घरेलू में इसका 14% योगदान है। यहाँ पर भी देखो बच्चों वही स्थितियाँ आ जाती हैं किसी भी उद्योग के स्थानीकरण में। अब कपास में क्या है, कपास अगर अपन कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण में आवश्यक परिस्थितियाँ, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हो गया, कपास। अगर कपास उद्योग के क्षेत्र ज़्यादा हैं, पास में हैं, सस्ता परिवहन है, सस्ता श्रम है, नमी जलवायु है, जलवायु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, तो यहाँ पे इसका विकास ज़्यादा अच्छे से होता है। अब कपास में जो जो राज्य प्रमुख हैं इनमें देखना क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला नंबर अपन लेते हैं महाराष्ट्र। बहुत से बच्चों को शायद महाराष्ट्र पता ही नहीं है, भारत के नक्शे में कहाँ दर्शाना है, कई बच्चों को तो फटाफट दिमाग में आ गया होगा। तो सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल पूरे महाराष्ट्र में तो कितनी है, 112, और उसमें से अकेले मुंबई में कितनी है, 54। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा सूती वस्त्र की राजधानी क्या है, कौन है और किसे कहा गया है, ये क्यों कहा गया है। सर्वाधिक मिले मुंबई में, इसलिए इसको सूती वस्त्र की राजधानी कहा गया। इसके अलावा कुछ महाराष्ट्र के और क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं जहाँ पे मिलें स्थापित हैं। फिर कपड़ा कौन सा बनता है, अगर कहें कि हाँ भाई उद्योग तो लगे, कारखाने हैं, पर बन क्या रहा है वहाँ पर, तो ये कपड़ों की वैरायटी है बच्चों। आपने कपड़े कभी खरीदे हों तो पॉपलिन है, मलमल है, फिर इसमें भी साड़ियाँ बन रही हैं, धोती बन रही है, चादर बन रहे हैं, शूटिंग शर्ट यानी पैंट शर्ट का कपड़ा जो है वो भी बन रहा है। तो महाराष्ट्र में क्यों पनपा, फिर वही बात आती है कि इसकी स्थापना में क्या थी, यहाँ की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। समुद्र की नमी जो है समीपता है, तो नमी जलवायु चाहिए इसके लिए, वो इसको मिल रही है। सबसे बड़ा यहाँ पे बंदरगाह भी है ताकि फटाफट यहाँ से निर्यात भी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, नंबर 1। दूसरा स्थान बच्चों आता है यहाँ पे गुजरात। यहाँ पे पूरे गुजरात में तो है 135 और सबसे ज़्यादा है 67 अहमदाबाद में। यहाँ फिर एक क्वेश्चन आ गया, पूर्व का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं इसको, अहमदाबाद को। इसके अलावा सूरत, बड़ौदा और ये बहुत सारे नाम दिए हैं। यहाँ पर भी अगर आ जाता है कि भाई गुजरात में सूती वस्त्र स्थापना की मुख्य वजह क्या है, तो यहाँ पर भी कपास की जो है उपलब्धता है, सस्ते समय के पूंजी की उपलब्धता है, और यहाँ पे कौन सा बंदरगाह पास में, कांदला, इसलिए यहाँ पर देश का 35% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। फिर तीसरा राज्य आता है यहाँ पे तमिलनाडु में यहाँ 205 मिले हैं। कोयम्बटूर एक नाम आ रहा है, यहाँ सूती वस्त्र है, साथ के साथ जो धागे होते हैं उसकी मिलें भी यहाँ पर है। अब ये भी स्थान कहाँ पर है, समुद्र के पास में, तो नमी मिलती है, नम जलवायु है। चेन्नई का बंदरगाह यहाँ पर। आपको ये ध्यान रखना होगा किस राज्य में कौन सा बंदरगाह निकटतम है, जिसके कारण उस क्षेत्र में क्या हुआ, विकास हुआ। तो यहाँ पर भी देश का 6% जो है वो सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग एक नक्शा बना है, इसमें आपको प्रमुख क्षेत्र दिख जाएंगे, आप अपने बुक में देख लेना। कई बार क्या होता है इसमें हाईलाइट करने में ब्लर हो जाता है वो। तीसरा स्थान आ रहा है। इसके बाद अपना अगर अपन देखते हैं चौथा स्थान, तो मध्य प्रदेश का 36 मिले, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर, ठीक है। तो यहाँ पे परिवहन मार्गों से जुड़ा हुआ है और अधिक जनसंख्या, सस्ते श्रमिक के कारण यहाँ पे इसका विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल अगला आ जाता है 45 मिले। सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण हुगली नदी, अभी मैंने बताया नमी की आवश्यकता है, तो यहाँ पे हुगली नदी के आसपास यहाँ पर है। और यहाँ कौन सा बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है। अब जैसे अपन कहेंगे मध्य प्रदेश में तो कोई बंदरगाह है ही नहीं, मध्य प्रदेश तो बीचों बीच है, तो उसमें जो उद्योगों के लिए निकटतम वो जो मानते हैं वहाँ से वो अपना, चाहे वो पूर्व की तरफ चले जाए, चाहे वो पश्चिम की तरफ चले जाए, परिवहन के साधनों के द्वारा फिर बंदरगाह तक माल वो पहुँचा दिया जाता है। राजस्थान की वही स्थिति है कि यहाँ पे अभी सूती वस्त्र ज़्यादा पनप नहीं पाया, नूतन है ना, नवीन अवस्था में। फिर भी यहाँ पे चंबल और भाखड़ा नांगल परियोजनाएं जो है अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसे सस्ती बिजली मिल जाती है और सिंचाई गग्गर के मैदान है, यहाँ से कपास का उत्पादन होता है। इसलिए इस क्षेत्र में आसपास भीलवाड़ा, आपने भीलवाड़ा शूटिंग पढ़ा होगा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली, यहाँ पर भी सूती मिले।
यहाँ पे अब देखिए एक खास क्वेश्चन बन रहा है, चूँकि राजस्थान शुष्क प्रदेश है, यहाँ पे नमी तो है नहीं, तो यहाँ पे नमी बनाने के लिए स्पेशल रूप से यहाँ पे जो है प्रशीतकों का प्रयोग किया जाता है। एक तरह से संयंत्र लगाए गए हैं और यहाँ पे शूटिंग का कपड़ा जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा फिर देखिए उत्तर प्रदेश से जो आयातित कपास है उत्तर प्रदेश में, उससे सूती वस्त्र का निर्माण बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहा है। पंजाब के राज्य शहरों के नाम दिए हैं, कर्नाटक के शहरों के नाम दिए हैं। तो ये और फिर आ जाता है कि भाई भारत में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये उत्पादन दिया हुआ 1947 में कितना था देखिए, और अब कितना बढ़ गया है, 351 से 6500 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन हो रहा है। मीटर क्यों? क्योंकि कपड़े को अपन किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। पर अपने क्या डिमांड ज़्यादा है, कपड़ों की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए स्थानीय मांग ज़्यादा होती है। तो उत्पादन जितना हो रहा है उसका अधिकांश देश में ही जो है माल उपयोग में आ जाता है। फिर जो बचता है माल उसको फिर कहाँ भेजा जाता है? यूरोपीय देशों में, अफ्रीका में, खाड़ी देशों में, यहाँ पर निर्यात किया जाता है। फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो कई समस्याएं भी आ जाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में जो समस्याएं कौन सी हैं? निम्न श्रेणी का कच्चा माल कई बार मिलता है, मशीनें पुरानी हो गई हैं, कारखाने पुराने पड़ गए हैं, जो कृत्रिम रेशे होते हैं, ठीक है, उससे जो है उत्पादन किया जा रहा है, प्रतिस्पर्धा बहुत बनी हुई होती है। ये सारी समस्याएं भी किसी उद्योग में आ सकती हैं। तो अभी हमने जब लोहा इस्पात पढ़ा था तो हमने आधारभूत उद्योग पढ़ा था बच्चों, कि वो आधारभूत उद्योग है, मतलब उससे अन्य उद्योगों की नींव पड़ी है। तो ऐसे सीमेंट उद्योग भी किस में आता है? आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन आ सकता है आधारभूत उद्योग के किन्हीं 2 उद्योगों के नाम बताइए, तो हम इसमें लोहा इस्पात और सीमेंट को कर सकते हैं। सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले 1824 में इंग्लैंड में पोर्टलैंड में किया गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, पोर्टलैंड नाम से सीमेंट जो भी अपन उपयोग में देखते हैं लाई जाती है, उस सीमेंट को क्या नाम दिया गया है? पोर्टलैंड सीमेंट, उस नाम से ही उसको जाना जाता है। और पहला कारखाना जो है चेन्नई में खोला गया। आपने सीप देखी होगी, समुद्र में जो सीप मिलती है उससे पहले सीमेंट बनाई गई, फिर बाद में वो सक्सेस नहीं हुई। फिर पहला सीमेंट कारखाना गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया, फिर कटनी में मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में लाखेरी एक जगह है, वहाँ पर सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया। तो देश में इस उद्योग का दूसरा स्थान आता है उत्पादन करने में और रोज़गार की दृष्टि से, और भारत का दूसरा स्थान चीन के बाद। तो इस उद्योग का स्थानीयकरण भी किस कारण से ज़्यादा हुआ है? कच्चा माल इजीली मिल रहा है, सस्ता परिवहन है। आप देखिए फिर क्वेश्चन बन रहा है, जहाँ मैं कहूँ क्वेश्चन बन रहा है तो वहाँ अपनी बुक में टिक लगा लिया करें। 1 टन सीमेंट बनानी है तो उसके लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो ये कच्चा माल भी हो गया, सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल 1.6 चूना पत्थर, 0.38 टन जिप्सम और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। मतलब ये क्या हो गया, इसका कच्चा माल भी हो गया और इसका इन्होंने रेशो दे दिया। सीमेंट उद्योग में राजस्थान आता है। अब यहाँ पे बच्चे एक बेनिफिट है, राजस्थान का जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो राजस्थान में भी सीमेंट उद्योग आएगा, तो वहाँ पर भी आपको ये सब पढ़ने को मिल जाएगा। तो स्थापना अपन ने देखी लाखेरी में है। इसके अलावा यहाँ प्रश्न आता है राजस्थान में केंद्रीकरण, मतलब सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन कहाँ हो रहा है? लिम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, एक पूरी की पूरी बेल्ट है वहाँ पर। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी सीमेंट उद्योग स्थापित हुए हैं। मान लो एग्जाम में आ जाए मैप में राजस्थान में किन्हीं 2 सीमेंट उत्पादक क्षेत्र दर्शाइए, तो आपको अगर ध्यान है या कहाँ पे केंद्रीकरण हुआ है 2 क्षेत्र दर्शाइए, तो आप इनमें से कोई से भी 2 क्षेत्र दर्शा सकते हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी जो है इसकी इकाइयाँ भी स्थापित हुई हैं। फिर इसमें आता है एक और क्वेश्चन, राजस्थान की सीमेंट नगरी किसको कहा गया है? तो सबसे ज़्यादा इकाइयाँ कहाँ पर हैं? चित्तौड़गढ़ ज़िले में, इसलिए इसको क्या कहा गया? सीमेंट नगरी। और राजस्थान में ही 90% तो हो रहा है पोर्टलैंड सीमेंट जो अपन देखते हैं, और 10% जो है सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के तो अपन ने देख लिए कहाँ कहाँ पर उत्पादन हो रहा है। सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ हैं? देखिए गोटन नागौर में, इसके अलावा खारिया कंगार जोधपुर में। और कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो सीमेंट बना रही हैं? जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बिनानी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये यहाँ पर है। इसके अलावा सीमेंट उत्पादनों कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, ठीक है। तो
ये भी है। विदेश में बहुत बड़ी इकाइयाँ हैं गुजरात में। और कहाँ कहाँ इसका निर्यात हो रहा है। कुछ इलाके कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। तो ये उतार चढ़ाव तो है जो कहीं ना कहीं हर उद्योग में लगा ही रहता है। सीमेंट की मांग भी अधिक है, जैसे अपन ने देखा था कि सूती वस्त्र की डिमांड अलग ज़्यादा है तो देश में का सामान खप जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी उत्पादन का अधिकांश भाग देश में ही खपत हो जाता है। फिर जो माल बचता है उसको एशिया अफ्रीका के देशों में निर्यात किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए भी अपन इतना ही देखते हैं। तो हमने आज देख लिया लौह इस्पात उद्योग, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग और तीसरा सीमेंट उद्योग। अगले पोर्शन में अपन लेंगे बचे हुए उद्योग और इससे आगे जो पोर्शन होगा वो अपन कर लेंगे।